रेजिस्टेंस के बारे में आज डिस्कस करना है। रेजिस्टेंस के बाद हम लोग चलेंगे ओम्स लॉ पे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस नाम से ही समझ आ रहा होगा, रेजिस्ट करना, ठीक है, जिसमें हिंड्रेंस ऑफर होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जैसे कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग अगर कहीं मोशन कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस ऑफर आपको हो रही है, दैट इज़ व्हाट रेजिस्टेंस। सेम वही केस होता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, चार्ज के साथ। जब किसी भी सब्सटेंस में या जो भी चार्जेस फ्री होती हैं मूव करने के लिए, उसमें अगर हम लोग पोटेंशियल सप्लाई करते हैं तो चार्जेस क्या करती हैं, मूव करना स्टार्ट करती हैं। तो चार्जेस मूव करती हैं, तो हमने आप लोग को बताया था कि जिस भी सब्सटेंस में चार्जेस अगर मूव कर रही हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन दोनों होते हैं। हमने आप लोग को बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स दोनों होते हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो यही क्लासरूम है, ठीक है। अब इस क्लासरूम में अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो, बहुत ज़्यादा बच्चे बैठे हों, तो आप जाएंगे तो ऐसे 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 करते हुए जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? हिंड्रेंस आपको ऑफर होगी, ठीक है। यहाँ से उस दरवाजे तक जाने में आपको काफ़ी हिंड्रेंस ऑफर होगी। तो उसी तरीके से चार्ज को भी अपने कंडक्टर में मूव करने में काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस का सामना करना पड़ता है, और उस हिंड्रेंस के वजह से कुछ इफेक्ट भी निकलता है। जैसे अब हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा होगा आपको, तो आप थकेंगे, ठीक है, आप थकेंगे। आप जैसे सीधे चलना हो तो आप कम थकेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे करके चलना हो तो आप थकेंगे थोड़ा। तो उसी तरीके से चार्ज को भी जब मूव करना होता है तो वो, अब जैसे होता क्या है, देखो मैं दिखाता हूँ तुमको कि रेजिस्टेंस से, मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में आपके प्रोटॉन्स, ये आपके प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, ये आपके प्रोटॉन्स हैं जो कि फिक्स प्लेस पर रहते हैं। क्या रहते हैं? फिक्स प्लेस पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की एबिलिटी मूव करने की नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये मूव करना शुरू करेंगे, जैसे ही मूव करेंगे तुरंत आके इससे टकराएंगे। अब समहाउ इधर उधर से मूव करके फिर इधर से मूव करना शुरू करेंगे तो आके इधर टकराएंगे, इधर टकराएंगे। कंटिन्यूअसली ये प्रोटॉन से टकराते रहते हैं, ठीक है। और इस टकराने की वजह से इनके अंदर क्या होता है, हीट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? हीट जनरेट होता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट होगा। आप देखते होंगे, सुने होंगे कि किसी भी हैवी इक्विपमेंट को चलाने के लिए मोटे तार की आवश्यकता होती है, ठीक है। वाई मोटे तार, वाई नॉट पतला तार, ठीक है, बात समझ रहे हैं। जैसे एसी उसी चलाना हो तो उसके लिए थोड़ा मोटा तार लेते हैं, पतला तार नहीं लेते हैं। तो पतले तार में जो कंडक्टर लगा हुआ है, वो कंडक्टर का सरफेस एरिया कम होता है। समझ रहे हैं? सरफेस एरिया कम होता है। अब उसमें चार्जेस, उनको रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर होगा। जब हिंड्रेंस उनको ज़्यादा ऑफर होगा तो वो क्या करेंगे, वो आपस में टकराएंगे। आपस में टकराएंगे तो टकराने की वजह से क्या डेवलप होगा, टेम्परेचर जनरेट होगा। जब इनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये मेल्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? फ्यूज वायर में इसी तरह से होता है, ठीक है। उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसके वजह से वो तुरंत मेल्ट हो जाते हैं। करंट जब बढ़ेगा, पोटेंशियल जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो तुरंत वो क्या होगा, तुरंत मेल्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये रही बात रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस को सीधे सीधे हम लोग ऐसे समझेंगे कि चार्ज को फ्लो करने में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन या हिंड्रेंस मिल रही है, दैट इज व्हाट, रेजिस्टेंस। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। द रेजिस्टेंस क्लियर है? कोई दिक्कत? द हिंड्रेंस ऑफर्ड टू द चार्जेस इन देयर पाथ, दैट इज व्हाट, रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो अब रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया, अब
ये तो आप समझ ही गए, लेकिन आपके घर में जितने भी अप्लाइंसेस लगे हुए हैं, जैसे फ़ैन हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, बल्ब हो गए, कोई भी अप्लाइंस, छोटा से छोटा अप्लाइंसेस भी, वो सारे के सारे क्या हैं, रेजिस्टेंस हैं। बात समझ में आ रही है? सारे के सारे क्या हैं, रेजिस्टेंस है। वो सारे के सारे चार्ज को फ्लो करने में क्या बन रहे हैं, बाधक बन रहे हैं। बात समझ में आ रही है? वो सब के सब करंट ड्रॉ कर रहे हैं ना, दे आर, मतलब वो भी हिंड्रेंस ऑफर करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो अब रेजिस्टेंस क्या है, उसका डेफिनेशन लिख लेंगे। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। यहाँ पे सॉरी रेजिस्टेंस, ठीक है। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर अब रेजिस्टेंस के कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो व्हाट आर दोज फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो पहला हो गया आपका लेंथ ऑफ वायर, दूसरा हो गया थिकनेस, तीसरा हो गया नेचर ऑफ मटेरियल, और चौथा हो गया टेम्परेचर। इन चारों फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, वायर जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, थिकनेस, जितना थिकनेस होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह सकते हैं, मोटा या पतला। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का वो बना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, अभी जैसे हमने आप लोग को जब पढ़ाया था कंडक्टर के बारे में, तो उस टाइम हम चर्चा कर रहे थे कि एल्यूमिनियम सबसे अच्छा कंडक्टर है, सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर है, सिल्वर के बाद कॉपर है, देन एल्यूमिनियम है। ठीक है, क्यों सारे चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर लेते हैं एज अ कंडक्टर? सब में से तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है सारे मेटल्स में से, लेकिन सबको एज अ कंडक्टर क्यों नहीं यूज़ करते हैं? तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि कौन कौन बेस्ट कंडक्टर है। तो सिल्वर, फिर उसके बाद कॉपर की बात हुई थी, उसके बाद सिल्वर की, एल्यूमिनियम की बात हुई थी। ठीक है, समझ रहे? तो ये वो फैक्टर्स हैं। उसके बाद आता है टेम्परेचर, आखिरी टेम्परेचर है। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में कितना है, वो खुद कितना टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रहा है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट सडनली चली जाती है फिर आ जाती है। तो सडनली लाइट जाना और आना वो जनरली फॉल्ट होता है। क्या फॉल्ट होता है कि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होता है। एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और वायर में से भी तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, एंड ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस वो खुद अपना भी टेम्परेचर कुछ अपना जनरेट करेगा। वाई अपना टेम्परेचर जनरेट करेगा। क्यों अपना टेम्परेचर जनरेट करेगा? ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड। जो भी रेजिस्टेंस उसको ऑफर हो रही है, उस रेजिस्टेंस की वजह से वो क्या करेगा? अपना टेम्परेचर जनरेट करेगा। अब उसका जो टेम्परेचर है सो है ही, बाहर से जो टेम्परेचर मिल रहा है वो भी, दोनों जब प्लस होता है तो मेटल जो है ना, हर मेटल का अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो अब एल्यूमिनियम के वो पोल पे जो वायर लगे होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं, और एक टाइम के बाद वो क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। भाई अब मेल्टिंग पॉइंट तक उसकी हीट पहुंच जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? मेल्ट ही तो हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए क्या होता है, सडनली लाइट कट जाती है। तो जनरली जो वीक पॉइंट होता है, जो जल्दी से ख़राब होता है, वो ये होता है कि पोल जहाँ पे एक तार आके कनेक्ट होती है और इधर से दूसरी तार, तो हर पोल के ऊपर से एक जम्फर लगा होता है, इसको जम्फर बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग देखेंगे तार यहाँ से उठा के ऐसे कनेक्ट किया जाता है, तो यहीं पे ये तार उड़ता है, इधर नहीं होता है, इधर ही होता है। जहाँ जॉइंट्स होते हैं वहीं जनरली ये ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रीशियंस जो हैं वो आके तुरंत इसको ठीक करते हैं, आगे वापस से नया जम्फर कनेक्ट करते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये क्यों ऐसा मेल्ट होता है? इट इज़ ओनली ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है, बात समझ आई? चलो, ये बात, इस पे एक और बात मुझे अभी याद आई कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। चार्ज, अब देखो जनरली इलेक्ट्रॉन्स का जो टेंडेंसी है चार्ज का, वो रैंडम डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं। रैंडम डायरेक्शन में, रैंडम मतलब, रैंडम कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो ये हो गया, ठीक है,
तो अब चार्जेस इस तरह से मूव करते रहते हैं अपने आप, मतलब रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल है, ठीक है, पॉजिटिव है, ये आपका पोटेंशियल है। ठीक है, ये अपना इधर उधर ऐसे वैसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल है पॉजिटिव। ठीक है, देखो अब ये अपना इधर उधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, कौन? चार्जेस, समझ रहे हो, रैंडम डायरेक्शन में। अब जैसे ही इनको पोटेंशियल सप्लाई किया जाता है तो तुरंत ये अलाइन हो जाते हैं एक डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? तुरंत ये एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। जैसे आप अपने असेंबली में इधर उधर खड़े रहते हो, खड़े होकर अपने दोस्तों से बात करते रहते हो। ठीक है, इधर उधर लाइन सीधी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही कमांडर आपको कमांड देता है, स्कूल में जो भी असेंबली क्वेश्चन आपको देता है, वो जैसे ही कमांड करता है मेक द स्ट्रेट लाइन, आप तुरंत एकदम अटेंशन पोजीशन में सीधे खड़े हो जाते हो। तो उसी तरह से कुछ पोटेंशियल भी इसके लिए काम करता है कि जैसे ही इस पर पोटेंशियल अप्लाई होगा, तुरंत मैंने आप लोगों को बताया था लेक्चर के टाइम में कि पोटेंशियल क्या करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोवाइड करता है इनको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब इनको फोर्स अगर वो प्रोवाइड करेगा, ड्रिफ्ट प्रोवाइड करेगा, तो ये क्या करेंगे, तुरंत एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे। अब जब एक लाइन में अरेंज होंगे तो एक लाइन में ही तो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब एक लाइन में मूव करेंगे तो हर जगह इनको प्रोटॉन्स मिलते जाएंगे। अब प्रोटॉन्स मिलेंगे तो जैसे ही यहाँ से चला तब तक सामने प्रोटॉन टकराया, फिर अपना रास्ता बदला, फिर आगे गया, फिर टकराया, फिर रास्ता बदला। समझ रहे हो मेरी बात? अब कंटिन्यूसली ये जो बार बार टकराने वाला मामला चल रहा है, इस टकराने से वो हीट जनरेट होता है उनके अंदर। बात समझ में आ रही है? ये जो टेम्परेचर जनरेट होने वाली बात है वो ऐसे ही जनरेट होता है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो मेल्ट, ऑब्वियस सी बात है, हो जाएगा। जैसे पतले तार पे मोटर नहीं चलाते हैं या पतले तार पे कोई भी हैवी इक्विपमेंट्स नहीं चलाते हैं, एक टाइम के बाद आप सुनते होंगे कि तार जल गया। सुनते हैं? सुने होंगे आप लोग, तार जल गया, फ्यूज़ उड़ गया। क्यों ऐसा हुआ? इट इज़ ओनली एंड ओनली यही कंडीशन होता है कि टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ते ही तुरंत वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। कौन? कंडक्टर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अब ओम्स लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ क्या है? अभी ध्यान दीजिएगा, ओम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एक वायर का सेटअप किया, मतलब एक सर्किट उन्होंने बनाया। तो हम सर्किट में जनरली आपको दिखा रहे हैं कि एक एंड से दूसरे एंड पे उन्होंने पोटेंशियल अप्लाई किया, एक एंड से दूसरे एंड पे उन्होंने पोटेंशियल अप्लाई किया। तो हम आप लोग को दिखा रहे थे अभी कुछ पहले लेक्चर में आप लोग को पढ़ा रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमने कहा था कि अगर डिफरेंस मेंटेन होगा तभी चार्जेस फ्लो करेंगे। मैंने बताया था अगर दोनों जगह सेम पोटेंशियल होगा तो हाउ चार्जेस विल फ्लो, पॉसिबल नहीं है कि चार्जेस फ्लो करें। ठीक है, तो उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड पे अगर मेंटेन रहेगा तो चार्जेस फ्लो करेंगे। ये कौन एक्सपेरिमेंट किया था? ओम्स जी ने एक्सपेरिमेंट किया था कि इधर से अगर कुछ पोटेंशियल अगर ये अप्लाई करेंगे तो करंट जो है ना फ्लो करेगा। जैसे मान लो 2 वोल्ट का पोटेंशियल इन्होंने अप्लाई किया, अगर मान लो पोटेंशियल 2 वोल्ट का इन्होंने अप्लाई किया तो सपोज करो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा। अगर थ्रू आउट द सर्किट अगर परमानेंट ये 2 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किए रहे तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता रहेगा। लेकिन जैसे ही पोटेंशियल डाउन करेंगे करंट भी डाउन हो जाएगा, जैसे ही पोटेंशियल को अप करेंगे करंट भी अप हो जाएगा। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि 2 वोल्ट का पोटेंशियल कंटिन्यूसली सप्लाई किया तो देखा कि 1 एम्पियर का करंट का फ्लो आ रहा है। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और अगर इस पोटेंशियल को थोड़ा और बढ़ा रहे हैं, 3-4 कर रहे हैं तो करंट और बढ़ रहा है। पोटेंशियल को जैसे जैसे डाउन कर रहे हैं करंट भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे डाउन हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब सडनली जैसे ही पोटेंशियल डाउन कर रहे हैं उसी के साथ करंट भी क्या हो जा रहा है, डाउन हो जा रहा है। तो इन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को देख के ये कहा कि हो ना हो जो करंट है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, पोटेंशियल के। उन्होंने टेम्परेचर का भी वेरिएशन करके देखा, तो टेम्परेचर का जब वेरिएशन उन्होंने किया तो उसमें देखा कि ये पोटेंशियल कुछ है और करंट कुछ है। बात समझिएगा,
ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो इसी पे उन्होंने कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे पोटेंशियल और करंट ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बात समझ आ रही है? अरे इधर ध्यान दो भाई, ठीक है, समझ आ रहा है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये देखा कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट रख रहे हैं तो करंट भी कांस्टेंट है एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, और अगर पोटेंशियल को घटा रहे हैं तो करंट भी घट जा रहा है और पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ जा रहा है। लेकिन अगर टेम्परेचर का वेरिएशन, उन्होंने ये भी टेम्परेचर का वेरिएशन करके भी देखा, तो टेम्परेचर का वेरिएशन जब उन्होंने किया तो उन्होंने ये देखा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने लग रहा है। रूम टेम्परेचर पे जो डिफरेंस था और जो टेम्परेचर के वेरिएशन करने के बाद जो डिफरेंस आया वो ज़्यादा होने लगा। तो वहाँ पे उन्होंने वो कंक्लूज़न दिया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल के। बात समझ में आ रही है? तो यहीं से वो डेफिनेशन निकल के आई कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट या द पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, या द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओम्स लॉ का जो जनरल डेफिनेशन है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि कंडक्टर के दोनों एंड पे जो करंट का फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट का फ्लो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका रिलेशन समझते हैं। इन्होंने रिलेशन दिया था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने लिख लिया। इसका हमने आप लोगों को बताया भी था कि पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब कि करंट बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ा तो करंट भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन जो है ना, इसको हटाते हैं। तो इसको हटाते हैं तो क्या करते हैं? एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। यहाँ से हम लोग देखें उनका जो रिलेशन था वो क्या था कि करंट किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल पे। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटा रहे हैं तो इक्वल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हटेगी प्रोपोर्शनैलिटी तभी इक्वल यूज़ होगा। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट साइन हटाने का एक सिस्टम ये है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन की हटेगी तो एक वहाँ पे कांस्टेंट यूज़ होगा। अब ये जो कांस्टेंट है ये इन दोनों पे डिपेंड नहीं होगा, और वो कांस्टेंट क्या है? आर। ठीक है, अब यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। यहाँ इसी फॉर्मूले को यूज़ करके करंट का भी फॉर्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, करंट का फॉर्मूला क्या हो गया? V अपॉन आर। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस का क्या दे सकते हैं? रेजिस्टेंस का डेफिनेशन दे सकते हैं क्या? कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? करंट इन द सर्किट। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे V और I तो समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन एज फॉर योर नॉलेज I इज इक्वल टू करंट, ठीक है, और V इज इक्वल टू पोटेंशियल एंड R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, जो कि कांस्टेंट होता है, या चाहे तो लिख सकते हैं कि वेयर I इज इक्वल टू करंट, V इज इक्वल टू पोटेंशियल एंड R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे एक बात समझते हैं। हम लोग एक रिलेशन जानते हैं क्या? कि R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर करंट को हम दोगुना कर दें, when we double the current को हम डबल कर दें, तो अगर मान लीजिए यहाँ डबल कर दें तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जा रहा है ना, 1/2 हो जा रहा है ना। देखिए 1/2 हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे?
when we double the current, the resistance gets halved, HALVED। बात समझ आ रही है? ठीक है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि अगर R = V/I है, अगर पोटेंशियल को डबल कर दें तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ लिखते हैं कि when we double the potential, then what? Then resistance gets doubled। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं, इतनी सारी बातों को तो हम लोग डिस्कस करते हुए आ गए। हर फिज़िकल क्वांटिटीज़ में, या अभी इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था वोल्ट और करंट के बारे में, जिसमें हम लोग उसकी SI यूनिट डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ भी SI यूनिट होनी चाहिए ना। तो इसकी जो SI यूनिट होती है, इसकी SI यूनिट, अगर रेजिस्टेंस की SI यूनिट हम लोग निकालें तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होगी? V/I होता है। ठीक है, होता है ना रेजिस्टेंस V/I। तो इस हिसाब से वोल्ट को हम लोग क्या लिख लेंगे बेटा? V को क्या लिख लेंगे? वोल्ट। क्या लिखेंगे? वोल्ट। और ये एम्पियर, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? वोल्ट, या चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर। ठीक। लेकिन ये ना कह के हम लोग क्या कहते हैं? ओम्स कहते हैं। ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट क्या बोलते हैं इसका? ओम। ओम्स नहीं कहते हैं, ओम बोलते हैं। इसका जो यूनिट होता है ओम। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्लियर है? बात समझ में आ गई? रेजिस्टेंस की SI यूनिट यहाँ से क्या पता चल गई? ओम। क्लियर? कोई दिक्कत? अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर हम नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओम। तो ये लिख लीजिए आप लोग कि द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है।